अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये टॉपिक मैंने नाइस लाइफ गाइडलाइन 2015 से भी पढ़ा है और ईबीएम से। तो मेरे ख्याल से जो है ना जो ईबीएम के अंदर है वो ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ना फीटल मॉनिटरिंग का टॉपिक जो है ना वो गाइडलाइन से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटिस कोलेक्शन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है विद हाइपरग्लाइसीमिया कॉमन फीचर है। टाइप 1 जो होता है ना इसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, यंगर एज में होता है। जो टाइप 2 होता है वो ओल्डर एज ग्रुप में होता है। ऑर्गन डैमेज कौन कौन से आई, किडनी, नर्व्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ये जो है ना ये प्रेवलेंस बताइए कि ओवरऑल जो है ना 5% प्रेगनेंसी इफेक्ट होती है बाई प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ और जीडीएम से। ठीक है, अडल्ट में 90% टाइप 2 होती है, 10% टाइप 1 होती है। और प्रेगनेंसी के अंदर 5% टाइप 2 होती है, 7.5% टाइप 1 होती है, 87.5% जीडीएम होती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में यही उन्होंने टाइप 2 टाइप 1 का डिफरेंस बताया हुआ है कि टाइप 2 एडवांसिंग एज में एथनिक ग्रुप में ओबेसिटी होती है और टाइप 1 के अंदर जो है ना यंगर एज ग्रुप होती है। ठीक है, कॉजेज़ के अंदर उन्होंने यही कॉज बताई है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, लैक्टोजन, ग्लूकागोन एंड प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये जो है ना वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इंसुलिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन जो जीडीएम वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर या तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर जो है ना वो उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिस वजह से उनको जीडीएम हो जाती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर जो है ना वो HLA-DR3 और DR4 की जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। मदर को है तो 2% बच्चे में डायबिटीज़ होगी, अगर फादर को है तो 8% होगी, दोनों को होगी तो 30% होगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप 2 जो है ना इसमें पैराफिन रेजिस्टेंट होती है और इसमें स्ट्रॉन्गर जेनेटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर मदर फादर किसी एक को है तो 15% दिक्कत, अगर दोनों को है तो 75% दिक्कत और दोनों में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया कि आपने मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, ग्लूकोज को ऑप्टिमाइज़ करना है और HbA1c 43 मिलीमोल्स और उससे कम होनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में उसको बताना है, डाइट और वेट लूज़ का बताना है, कॉम्प्लिकेशन का बताना है, 5 mg फोलिक एसिड का कहना है, रेटिनल और रीनल असेसमेंट करनी है और अदर मेडिकेशन एसी इनहिबिटर स्टैटिन्स को रिव्यू करना है और स्मोकिंग सेसेशन का बताना है। इस पैराग्राफ में जो है उन्होंने ये बताया कि HbA1c है ना वो लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर तो HbA1c जो है ना वो 69 से 80 मिलीमोल्स पर मिलीमोल या 8.5 और 9.5% है तो उसमें 20% रिस्क है मेल फॉर्मेशन का। तो इसके अलावा उन्होंने बताया स्मोकिंग को कम करना है और जो है ना 27 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर BMI है ना तो उसको कहना है वेट कम करे। मंथली आपने HbA1c पेशेंट को ऑफर करनी है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर HbA1c उनका लेस देन 48 मिलीमोल्स पर मिली 6.5 है तो उसमें फिर जो है ना कंजेंटल नॉमनी का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर 86 मिलीमोल पर मोल है यानी 10% है तो उसको कहना है कि प्रेगनेंसी वो अवॉइड करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर उनको साथ साथ आपने ना कीटोन टेस्टिंग स्ट्रिप भी पेशेंट को कहना है कि उनके पास हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया के केस में ना अपर हाइपो या हाइपर के केस में अपना कीटोन टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, 5 mg फोलिक एसिड उनको प्री कंसेप्शन और एडवाइस करना है। ठीक है, उनको कॉम्प्लिकेशंस का बता देना है कि प्री कैम्पशिया, बर्थस्ट्रोमा, मैक्रोसोमिया और सिजेरियन सेक्शन का रिस्क होता है। ठीक है, इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर, रीनल और रेटिनल असेसमेंट करनी है। ठीक है, और जो है ना AC इनहिबिटर, ARBs और स्टैटिन्स ये जो है ना प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंटीग्रेटेड हैं, इसलिए आपने ऑल्टरनेटिव एंटी हाइपरटेंसिव चेंज करनी है। रीनल असेसमेंट जो है ना आपने अगर तो उनका क्रेटिनिन जो है ना 120 माइक्रोमोल्स पर लीटर से ज़्यादा है या उनकी एल्ब्यूमिन टू क्रेटिन रेशियो 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है, GFR 45 से कम है तो आपने उसको जो है ना रीनल फिजिशियन के पास रेफ़र करना है। अब अगर तो पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो गया, उसका GFR 30% से कम है या उसको सीवियर कार्डिक डैमेज या न्यूरोपैथी या ये सिग्निफिकेंट मटरनल रिस्क हैं तो उसको कहना है कि बेटर है कि वो अवॉइड करे प्रेगनेंसी को। ठीक है, और इसके अलावा उसके ना थायराइड डिसफंक्शन के लिए भी स्क्रीनिंग करनी है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटन है इसमें पेशेंट मोस्टली ना ओवर वेट होता है तो आपने पेशेंट को कहना है कि ये अपना ना वेट रिड्यूस करे। ये हम ना प्री प्रेगनेंसी जो है ना काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट को। मेटफॉर्मिन जो है ना सेफ़ है प्रेगनेंसी में, वो कंटिन्यू कर सकती है।
अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या प्रेगनेंसी में हो सकती हैं डायबिटीज़ के साथ, ये पेशेंट को बता देनी है कि मिस कैरेज, अनॉमलीज का, स्टील बर्थ, प्रीमेच्योरिटी, मैक्रोसोमिया, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, आरडीएस और न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बोर फीडिंग और डायबिटीज़ का रिस्क है। मदर के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ की डीकेए, ऑपरेटिव डिलीवरी, वर्सनिंग, रिटर्न रेटिनल असेसमेंट, डिजीज़ की वर्सनिंग हो सकती है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है और प्री क्लैम्शिया हो सकता है। अब पेशेंट आपके पास एंटीनेटल आ गई तो आपने उसका क्या करना है, आपने उसका करना है मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक के अंदर उसका जो है ना वो रेफ़र करना है, ठीक है। उसको बुकिंग पे जो है ना अर्ली स्कैन करना है 7 to 9 वीक्स पे फॉर द वाइबिलिटी के लिए करना है, ठीक है। इसके अलावा उसकी रेटिनल और रीनल असेसमेंट करनी है अगर उसका जो है ना लास्ट 3 मंथ के अंदर नहीं हुई, ठीक है। तो नाइस गाइडलाइन कहती है कि डिजिटल इमेजिंग रेटिनल असेसमेंट करनी है ट्रोपिकामाइड से बुकिंग पे और इसके बाद 28 वीक्स पे दोबारा, ठीक है। तो अगर तो उसमें रेटिनोपैथी जो है ना वो इफ़ देर इज़ अगर रेटिनोपैथी प्रेजेंट है तो आप जो है ना वो 16 to 20 वीक्स पे जो है ना आपने रिपीट करवानी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना नेफ्रोपैथी के बारे में उन्होंने कहा कि क्रेटिनिन 120 से ज़्यादा है और या प्रोटीन यूरिया 2 ग्राम पर डे या एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो 30 से ज़्यादा है ना तो आपने उस रीनल फिजिशियन के पास रेफ़र करना है। अगर तो उसका प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम पर डे के हिसाब से आ रहा है तो आपने उसकी थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस भी करनी है, ठीक है। और इन पेशेंट में क्योंकि प्री क्लैम्शिया का रिस्क होता है इसलिए आपने एस्पिरिन स्टार्ट करवा देनी है और न्यूट्रिशनल असेसमेंट उसे करना है कि आयरन और विटामिन डी ज़रूर लेना है। डायबिटिक पेशेंट को आपने डाउन सिंड्रोम के लिए ज़रूर स्क्रीनिंग करनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा आपने उसका जो है ना वो कंबाइंड टेस्ट भी करना है, लेकिन अगर पेशेंट जो है ना वो लेट प्रेजेंट करती है तो आप ट्रिपल या क्वाड्रपल टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो मटर्नल वेट और पुअर डाइट, डायबिटिक कंट्रोल 2 फैक्टर में रिड्यूस द लेवल ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। मैनेजमेंट जो है ना कॉम्प्लिकेशन का उसको बता देना कि प्री क्लैम्शिया, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और जो है ना रेटिनोपैथी की प्रोग्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने उसका जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो 120 to 130 और 70 to 80 मिलीमीटर मर्करी तक रखना है और बीटा ब्लॉकर को अवॉइड करना है। रेटिनोपैथी जो है ना डिलीवरी के बाद रिग्रेस भी हो सकती है और जिन वुमेन में वुमेन विद रेटिनोपैथी उनको फर्दर रेटिनल असेसमेंट 6 मंथ पोस्टमार्टम आप उनकी रेटिनल असेसमेंट भी करवानी है, ठीक है। नेफ्रोपैथी डज नॉट डिटोरेट विद प्रेगनेंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्री क्लैम्शिया, प्रीटर्म बर्थ, तो इंक्रीज सर्विलेंस रिक्वायर्ड इन दिस वुमेन, ठीक है। आगे कॉन्जेंटल अनॉमलीज आ जाती हैं। मेजर जो अनॉमली ना 41.8 पर 100 था टोटल बर्थ्स में होती हैं, ठीक है। और कॉमनेस्ट जो हैं वो कार्डियक हैं जिनका 3 to 5 फोल्ड रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और कॉलर रिग्रेशन सैक्रल एजेनेसी मोस्ट वेल नोन एसोसिएटेड अबनॉर्मली जो 200 फोल्ड इंक्रीज रिस्क हो जाता है, लेकिन इसकी प्रेवलेंस जो है ना वो लो है। डायबिटीज़ जो है ना 2 to 10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है इनके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, ठीक है। तो आलमों में जो है ना डायबिटीज़ वाली उनका आपने अनॉमली स्कैन 20 वीक्स पे ज़रूर कराना है। उसमें आपने कहना है कि 4 चैम्बर कार्डियक व्यू और 3 वेसल और द आउटफ्लो ट्रैक, इसके लिए आपने उसका अनॉमली स्कैन कराना, ठीक है ना। इस गाइडलाइन डू नॉट रिकमेंड स्पेशलिस्ट फीटो एकोकार्डियोग्राफी रिकमेंड नहीं करती ना इस गाइडलाइन। अब नेक्स्ट आ जाती है मेडिकेशन, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ये टेबल के अंदर उन्होंने सारे दिए हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि मेटफॉर्मिन और ग्लाइबेनक्लेमाइड के अलावा बाकी सबका सेफ्टी डाटा जो है ना बहुत कम है हमारे पास। मेटफॉर्मिन जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में सिंड्रोम में यूज़ हो रही है, इसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का रिस्क कम हो रहा है, इसके अलावा GDM का रिस्क भी कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो ये बता रहे हैं कि करंट जो है ना नाइस गाइडलाइन जो है ना मेटफॉर्मिन आप कंसीडर कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि जो है ना इसकी कोई ये चीपर है, इजीयर और मोर कन्वीनियंट है, ठीक है। और इसके जो है ना कोई वो जो है साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। इंसुलिन 4 मेन टाइप्स की इंसुलिन होती है, ये टेबल में बताइए, और रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। एक बाईफेजिक इंसुलिन भी होता है जिसमें कम्बिनेशन होता है जो है वो मिक्सड 30 कंटेन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन टुगेदर विद इंटरमीडिएट इंसुलिन गिवन ट्वाइस अ डे, ठीक है। फिर मल्टीपल डेली इंजेक्शन भी होते हैं जिसमें जो है ना शॉर्ट एक्टिंग एस्पार्टिस्प्रो है बीन एसोसिएटेड लेस हाइपोग्लाइसीमिया, बेटर ग्लाइसीमिक कंट्रोल ओवर, देयरफॉर यूज फॉर प्रेपरेशन शुड बी कंसीडर इन द प्रेगनेंसी। एक ऑप्शन आई है कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप इनिशिएटेड, ठीक है। इसमें रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कैन बी डिलीवर वाया पंप और बेनिफिट इंक्लूड लेस रिस्क ऑफ हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया, बेटर कॉम्प्लाइंस।
ये आप किस में दे सकते हैं, अनस्टेबल डायबिटिक्स और ट्रबलसम हाइपोग्लाइसीमिया जिनके अंदर हो रहा है उनको दे सकते हैं। इसमें कैनुला इंसर्ट कर देते हैं सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल टिश्यू में, ठीक है, जो चेंज होता है एवरी 3 डे। और इसमें कंटिन्यूस बेजल लेवल फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एडमिनिस्टर हो रही है। आउटसाइड द प्रेगनेंसी पंप आर एसोसिएटेड विद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो नाइस गाइडलाइन रिकमेंड दैट कि कॉन्टीन्यूस जो पंप है ना आपने ऑफर करने हैं उन वुमन को जिनमें मल्टीपल डेली इंजेक्शन जो रिजीम है ना उससे भी वो आपका ना हाइपोग्लाइसीमिया प्रॉब्लम एडिक्वेट कंट्रोल विदाउट मतलब इसमें जो है ना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उसमें जो है ना ये कंटिन्यूस पंप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लाइसीमिक कंट्रोल आगे आ जाता है, उसमें उन्होंने जो है ना ये टेबल बताया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया कि HbA1c 48 से जो है ना कम होनी चाहिए। प्रेगनेंसी अगर 86 से ज़्यादा तो अवॉइड करनी है। और कैपिलरी जो है ना एम जो है ना सेम है एज रिकमेंडेड टाइप 1, ठीक है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है ना फास्टिंग 5.3 होनी चाहिए, 1 घंटे बाद 7.8 होनी चाहिए और 2 आवर के बाद लेस दैन 6.4 होनी चाहिए। इंसुलिन और ग्लाइपेन शुड एम टू कीप द कैपिटल लेवल ग्रेटर दैन 4। और HbA1c आपने रूटीनली यूज़ नहीं करनी। मॉनिटरिंग कैसे करनी है कि टेस्ट आपने डेली करना है, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज़ वालों का जो मल्टीपल डेली इंसुलिन डोजेस ले रहे हैं ना उनके आपने 7 BSL करने हैं। वो कैसे हैं, फास्टिंग, प्री मील, 1 आवर पोस्ट मील और बेड टाइम, ठीक है। ये टाइप 1 वालों की और मल्टीपल डेली इंजेक्शन वालों के 7 BSL करने। लेकिन जो डाइट और ओरल पे हैं और सिंगल ले रहे हैं उनके आपने 4 BSL करने हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, फास्टिंग 1 आवर और बेड टाइम, ठीक है। और टाइप शुड बी ऑफर, उनके पास हर टाइम कीटोन टेस्टिंग स्ट्रिप्स होनी चाहिए ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया केस में अपनी कीटोनीमिया को चेक कर सकें। और मेडिकल रिव्यू उनका 1 to 2 वीकली होना चाहिए। नेक्स्ट ये वही बातें उन्होंने बताई हैं कि ये 7 BSL होने चाहिए, 4 BSL होने चाहिए। HbA1c जो है ना 4 to 12 वीक्स का जो है ना वो ब्लड ग्लूकोज लेवल का बताती है हमें, ठीक है। तो HbA1c आपने बुकिंग पे करानी है, ठीक है। और अगर तो HbA1c 6.5 है तो रिस्क कम है। तो एक कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मोनिटरिंग के भी एक सबक्यूटेनियस सेंसर वो प्लेस कर देते हैं जो एवरी 10 सेकेंड जो है ना वो मोनीटर करता है। ये भी मेथड है लेकिन जो है ना नाइस गाइडलाइन इसको रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि कहीं भी ये गाइडलाइन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि हाईएस्ट रिस्क जो हाइपोग्लाइसीमिया का ना 8 से 16 वीक्स में होता है, ठीक है। और टाइप 1 के अंदर जो है ना वो 61% तक होता है, टाइप 2 के अंदर 21% तक होता है। इसमें अगर तो पेशेंट जो है ना उसमें हाइपोग्लाइसीमिया आप कब कहते हैं, जब उसका जो ग्लूकोज लेवल लेस दैन 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर तक आ जाता है, ठीक है। तो अनको पेशेंट अगर कॉन्शियस है आप उसको कहें 10 to 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले ले। वो कितना होगा, 4 चम्मच चीनी होगी, हाफ केन है जूस का या 3 टैबलेट्स हैं ग्लूकोज की, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने उसको कहना है कि स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ब्रेड या सैंडविच वगैरह ले। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके फैमिली मेम्बर को चाहिए कि फ़ौरन जो है ना 0.5 to 1 mg जो है ना ग्लूकागोन IM लगा दे। इसका एक्शन 90 मिनट्स तक होता है। और उसके बाद आपने जो है ना पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में है तो आप 150 ml 10% डेक्सट्रोज IV दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट भी अगर पेशेंट का जो है ना ग्लूकोज 5 मिलीमोल से कम ही रहता है तो आपने उसको रिपीट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। और इंसुलिन डोज जो नेक्स्ट मील की है ना वो आपने विद हेल्ड नहीं करनी बल्कि आपने मॉडिफाई कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वो कहते हैं DK जो है ना ओकर व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट इंसुलिन टू मेटाबोलाइज द ब्लड ग्लूकोज। ये इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो है प्रेगनेंसी, मिस्ड इंसुलिन डोज, पम्प फेलियर, इलनेस, इन्फेक्शन, स्टीरॉयड थेरेपी, स्ट्रेस, ठीक है। और इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्लूकोज 12 मिलीमोल्स पर लीटर से ज़्यादा हो, pH 7.3 से कम हो और जो है ना कीटोन यूरिया या कीटोनीमिया हो, साथ में पुअर मैटरनल और फिटल आउटकम हो, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट में हमने डायबिटिक टीम को इन्वॉल्व करना है, पेशेंट के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को डील करना है, IV इंसुलिन देनी है, स्लाइडिंग स्केल के थ्रू वॉल्यूम रिप्लेस करना है, पोटाशियम रिप्लेस करना है, लेवल 2 केयर देनी है, CTG कंटिन्यूस करनी है, ठीक है। वो कहते हैं कि इट इज़ अनसेफ टू परफॉर्म एमरजेंसी C सेक्शन अनटिल वुमेन इज स्टेबल फॉर मेटाबॉलिक और हीमोडायनेमिक परसेप्टिव, ठीक है। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया रिक्वायरिंग इंटेंसिव ट्रीटमेंट डिफाइन एज परसिस्टेंट प्री मील ब्लड ग्लूकोज ग्रेटर दैन 12 मिलीमोल्स और 2 कईन और रैंडम लेवल जो है ना मोर दैन 15, ये सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। नाइस गाइडलाइन रिकमेंड है कि ऑल प्रेग्नेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों उनके पास ना स्ट्रिप्स होनी चाहिए ताकि वो अपना कीटोनीमिया चेक कर सकें। और वुमेन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस एडवाइस टू सीक मेडिकल रिव्यू अर्जेंटली। अगर उनको हाइपरग्लाइसीमिया या वो अनवेल फील करें तो फ़ौरन मेडिकल एडवाइस लें।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में वो ये बता रहे हैं कि ये न्यूनेटल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को तो कम करता है, लेकिन इसके साथ जो है ना वो इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपने जो है ना इसकी जो पहली डोज़ है उसमें 9 to 12 आवर्स के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल पीक पे होता है, और सेकंड डोज के 8 to 15 आवर के बाद जो पीक पे होता है। एंटीकोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉन्ट्रा इंडिकेट तो नहीं है, लेकिन आपने साथ में एडिशनल इंसुलिन जो है ना स्लाइडिंग स्केल के थ्रू ज़रूर देनी है। नेक्स्ट फीटल मॉनिटरिंग आ जाता है। फीटल मॉनिटरिंग में वो कहते हैं कि टाइप 1 के अंदर जो है प्री क्लैम्पशिया ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क होता है। तो मैक्रोसोमिया आप अब कहते हैं कि जब जो है ना वेट 4 kg या उससे अबव हो, या 90 47 से ज़्यादा हो, ठीक है। इसमें शोल्डर डिस्टोशिया, फ्रैक्चर और ब्रेकियल प्लेक्सिस का रिस्क होता है, ठीक है। 70% केस में सिमेट्रिकल IUGR होता है। सिमेट्रिक IUGR जो होता है मोर डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क ज़्यादा होता है। मॉनिटरिंग आपने अल्ट्रासाउंड CTG से करनी है, और CTG जो है ना वो चैलेंजिंग है, क्योंकि जो डायबिटीज़ वालों के अंदर वेरिएबिलिटी कम हो जाती है और बेसलाइन हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने जो है ना नाइस गाइडलाइन रिकमेंड करती है अल्ट्रासाउंड स्कैन, ग्रोथ, लाइकर वॉल्यूम, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर एवरी 4 वीकली इंटरवल, गाइडेड बाय द फाइंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बिटवीन 28 and 36 वीक्स, ठीक है। रूटीन जो मॉनिटरिंग है 30 बिफोर 38 वीक्स बाय फिजिकल प्रोफाइल CTG नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में उन्होंने ये बताया कि वुमेन विद प्री एग्जिस्टेंट डायबिटीज़ विदाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफर्ड इलेक्टिव बर्थ 37 या 38+6 वीक्स पे आपने जो है ना प्री एग्जिस्टिंग वालों को जो है ना ऑफ़र कर देनी। नेक्स्ट जो है ना वो ये बता रहे हैं कि इस 4.2 kg से ज़्यादा अगर वेट है तो सेफ़र है कि आप सिजेरियन सेक्शन करें, लेकिन विजाइनल डिलीवरी जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। इंट्रापार्टम केयर में वो कहते हैं आपने जो है ना आवरली ब्लड ग्लूकोज मोनीटर करना है, और वुमेन का जो है ना उसको कंटिन्यूस, अगर तो उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा तो कंटिन्यूस IV इंसुलिन और डेक्सट्रोज देना है स्लाइडिंग स्केल के थ्रू। इसका ये फ़ायदा होगा कि आफ्टर डिलीवरी न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, ठीक है। और साथ में पेरिनेटल एसिड और फीटल डिस्ट्रेस का रिस्क भी कम हो जाएगा। और सिंटोसिनोन इन्फ्यूजन आपने सेलाइन के अंदर देनी है। पे डायबिटीज़ में जो है ना वो सिजेरियन सेक्शन नॉट कंट्राइंडिकेशन टू अलो विजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। एनाल्जेसिया जो है ना वो यूजुअल वे में यूज़ करना है, क्योंकि जो है ना डायबिटीज़ के अंदर डिले गैस्ट्रिक एम्प्टी होती है, तो GA ज़रा उनके लिए ना अनसेफ है, ठीक है। और लेकिन अगर GA पेशेंट को रिक्वायर्ड है और इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है तो रिड्यूस अवे ना वुमेन ब्लड ग्लूकोज एवरी 30 मिनट के बाद आपने चेक करना, जब तक फुली कॉन्शियस नहीं हो जाती। पोस्टमार्टम में जो है ना वो इंसुलिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, और जो है कैपिलरी ब्लड मॉनिटरिंग रिकमेंडेड इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट फर्स्ट 2 to 3 डे फॉलोइंग। एम आपका जो है 5 to 9 मिलीमोल्स पर लीटर तक आपने रखना, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन वालों को आपने कंटिन्यू स्लाइडिंग स्केल से जो है ना इंसुलिन देनी है अनटिल जो है ना वो ईटिंग स्टार्ट ना कर दें। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले चेंज इंसुलिन बैग वो और टाइप 2 वाले अपने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पे जा सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो है मोर चांसेस हैं हाइपोग्लाइसीमिया के टाइप 1 वालों के, इसलिए आप उनको कहना है स्नैक्स लेने बिफोर और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। और टाइप 2 वालों को कहना है कि वो अपनी ना मेटफॉर्मिन में ग्लाइबेनक्लोराइड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को आपने कॉन्ट्रासेप्शन का भी बताना है। कॉन्ट्रासेप्शन में जो है ना ऑल हार्मोनल मेथड जो है ना उसमें आपने आउटवेट करना है रिस्क फॉर डायबिटिक वुमेन, ठीक है। रिस्क फॉर बेनिफिट को आउटवेट करना है रिस्क से, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच।